तो सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है टीएन। टीएन का मतलब होता है nth टर्म। यहाँ भी टीएन बात होगी तो उसको आप nth टर्म लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है एसएन। एसएन का मतलब आपको लिखना होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये ध्यान रखिएगा, आपको जनरली एन टर्म्स पढ़ने की आदत होती है, जबकि एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। उस रिलेशन का हम यूज करते हैं, और वो रिलेशन ये होता है कि अगर हमें टीएन लिखना है तो एन टर्म में से अगर एन माइनस वन टर्म का सम माइनस कर दें तो टीएन निकल आता है। अच्छा, एन एक नेचुरल नंबर होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में अगर आप सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म को माइनस कर दें तो टीएन मिल जाता है, ठीक है। और अगर हमें एसएन निकालना है तो हम क्या करते हैं, आर इक्वल टू 1 से लेके एन, टी आर को ऐड कर देते हैं। मतलब जो भी आपका इसमें nth टर्म आता है उसको आप ऐड कर देते हैं सिग्मा लगा के, तो आपको एसएन मिल जाता है। यानी अगर एसएन निकालना है तो टीएन चाहिए, टीएन निकालना है तो एसएन चाहिए। ये दो रिलेशन है। ये वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी टाइप के सीक्वेंस के लिए वैलिड है। एपी जीपीएचपी तो अपनी जगह है, बट ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कभी भी आप किसी भी टाइप की सीक्वेंस में यूज करेंगे। तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी वहां पर हम वो काम करके चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एसएन पता है तो टीएन निकाल सकते हैं, टीएन पता है तो एसएन निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हम पढ़ते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारे सामने आएंगी जिनके बारे में हम बात करके चीजें जस्टिफाई करेंगे कि क्या कर सकते हैं। जैसे अब एसएन टीएन पे अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, जैसे मान लो कहा गया कि फाइंड T5 if Sn is equals to n cube plus 3n minus 1। बताओ, अगर Sn n क्यूब प्लस 3n माइनस 1 दिया हुआ है तो T5 कितना होगा? भाई सिंपल सी बात है, हमें पता है ना कि जो Sn है अगर उसमें Sn माइनस 1 कर दें तो हमें Tn मिल जाता है, और हमें 5 पर चीजें चाहिए तो T5 कितना होगा अगर हम S5 में से S4 माइनस कर दें? बोलो भाई। तो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस 3, 5 माइनस 4, यही तो करना पड़ेगा, बताओ। 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब यानी कि 125 माइनस 64 और प्लस 3, इसी को सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कितना yes, आंसर बता रहे हैं? 64 64 क्या yes, sir. आंसर? समझ गए कि नहीं तरीका? वही Sn में से Sn माइनस 1 कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल थॉट हो गया कि आप कैसे माइनस करके चीजें Sn और Tn को कैसे रिलेट करते हैं, ये सिर्फ उसकी बात हो गई। n एक नेचुरल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया? और उसी को आप वेरी करा के चीजें सॉल्व करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी जनरल सीक्वेंस के लिए जो यूज होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अलग सीक्वेंस में। जैसे सबसे पहली सीक्वेंस जो हम पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम हर जगह एपी लिखेंगे। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक सिंपल सा थॉट है कि अगर हम आपके सामने टर्म्स लें T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, अगर हम कहें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 से लेके Tn माइनस Tn माइनस 1, ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? तो किसी भी एपी के लिए बस ये है कि कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बस एपी में सिंगल एक लाइन चलती, कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो एपी का ये रिजल्ट आ जाता है। अब इससे रिलेटेड दो रिजल्ट आपके सामने आते हैं। पहला कि अगर हम इसका nth टर्म देखें तो उसका फॉर्मूला आप पढ़ते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a फर्स्ट टर्म हो गया और d
कॉमन डिफरेंस हो गया। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट आप पढ़ते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो रिजल्ट आप पढ़ेंगे एपी के केस में, जहां पर ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, समझ में आया, और डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। जहां पे ए का मतलब चल रही थी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा, ए एन नंबर ऑफ टर्म्स होगा और डी कॉमन डिफरेंस होगा। तो एस एन का रिजल्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। ये तो बात हो गई ऊपर वाले सम की। फिर मैंने कहा कि अगर आपको पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म किसी भी एपी के गिवन है, दैट इज टीपी टीक्यू एंड टीआर, तो आप कहेंगे कि टी क्यू माइनस टीपी करेंगे। तो अगर आप टी क्यू माइनस टीपी करेंगे तो आपको क्यू माइनस पी इंटू डी मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक में डी का क्यू माइनस पी टाइम्स गैप होगा। टी आर माइनस टी क्यू करेंगे तो आर माइनस क्यू इंटू डी मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू होती है वो होती है टीपी माइनस टी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी के बराबर, और जो डी की वैल्यू होती है वो टी आर माइनस टी क्यू अपॉन आर माइनस क्यू के बराबर होती है। या अगर हम इसी रेशियो को ऐसे लिखना चाहें कि टी क्यू माइनस टी पी अपॉन टी आर माइनस टी क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन आर माइनस क्यू, तो वो है। अच्छा, इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो टी एन माइनस टी वन बाई डी करें और उसमें वन ऐड कर दें तो हमें हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे किसी भी एपी के, जहाँ पे डी उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे, पहला एक एपी दी थी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने, दूसरा 20th टर्म आपको एपी का बताना है, जबकि 7th और 13th टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट में एपी है बस, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो -5/6 प्लस 1, तो क्या ये 1/6 आया, देखो बोलिए। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो 10/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं बताओ, बोलिए। तो आंसर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है क्या, यस सर। बताओ। ये दिखा मैंने क्या किया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सीधा लगा दिया। आप टीएन का रिजल्ट भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा, बट उसी रिजल्ट को लिखने का तरीका बस ये है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है, दोनों को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो, वन ऐड कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। वही n माइनस वन इंटू डी वाला कॉन्सेप्ट है। अगला देखो, व्हाट इज 20th टर्म। भाई अभी आपने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि आपको 7th टर्म दिया हुआ है और आपको 13 टर्म दिया हुआ है और आपको 20th टर्म निकालना है। तो अगर हम आपसे कहें कि T13 माइनस T7/6, बोलिए, और T20 माइनस T13/7, यही तो चाहिए हमें, बोलो। अरे हाँ है ना। आप सारी वैल्यूज आप उठा के यहाँ रख दो। तो 15 माइनस 9/6 इज इक्व टू T20, जो हमें कैलकुलेट करना है, और T13 हमें दिया हुआ है बाई 7। दिखा क्या, बताओ। तो यहाँ से T20 सीधा कितना आ जाएगा, 15 प्लस 7, आंसर इज 22। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, बताइए। आप ए और डी का कॉन्सेप्ट लगा के भी इक्वेशन बना सकते हैं, इससे भी आप सेम काम कर सकते हैं। तो दो टर्म आपको दिए थे, तीसरा टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या एपी की बात सबको समझ में आ गई, बताइए। यस सर। या 3 से डिविजिबल वाले टर्म्स आपको चाहिए भाई, 250 से 1000 के बीच में टर्म चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो पहला टर्म निकाल लो कौन सा आ रहा है, बोलिए। तो जो पहला टर्म भाई 250 की अगर हम बात करें, इसको हम 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर में 1 मिल रहा है। अरे हाँ है ना। तो 2 ऐड कर दो, यानी पहला जो डिविजिबल टर्म है 3 का वो 252 आ गया। ऐसे ही जो लास्ट टर्म आएगा 1000 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, यानी लास्ट टर्म 999 आ जाएगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3। तो अगर मैं यहाँ से आपसे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स आप आराम से निकाल सकते हैं, कितने आएंगे, एन 999 माइनस 252/3 प्लस 1। ये टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं, अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो बोलिए सर भाई, कितने। 250 आ रहे हैं। 250 आएगा सर। 250। अब बस इसके बाद तो सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाना था, तो n/2
बोलिए भाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 252 प्लस 999, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं बताओ भाई? अरे बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आंसर आ जाता है 156375। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स दिया हुआ है, नेक्स्ट 15 टर्म्स दिया हुआ है, तो आपको थर्ड टर्म के बारे में पूछा गया। तो दो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट 15 टर्म्स और फिर नेक्स्ट 15 टर्म्स। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, पहले 15 टर्म का सम तो 105 है, नेक्स्ट 15 टर्म ऐड कर दोगे तो टोटल फर्स्ट 30 टर्म्स हो जाएंगे, तो 105 प्लस 780 हो जाएगा ये, यानी कि 885। ये है दो रिजल्ट। बोलिए भाई, अब आपको थर्ड टर्म चाहिए क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। बस दो इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है आपको। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, बोलिए? 15/2 2a प्लस 14d, ये शायद 105 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन 30 नेक्स्ट, तो शायद 30/2 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 885 आ जाए। यही दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी निकाल लीजिए। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, T3 चाहिए। T3 का मतलब a प्लस 2d हो गया। ए और डी की वैल्यू रख के T3 निकाल दीजिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्विक। व्हाट इज a एंड व्हाट इज d एंड व्हाट इज T3? जल्दी सॉल्व करो। क्या हमें इक्वेशन समझ में आई, बनाई होगी? यस सर। a की वैल्यू -14 आती है, d की वैल्यू आ रही है 3 और a प्लस 2d की वैल्यू आ रही है -8। देख लीजिए ये आंसर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन या डाउट करना है स्मार्टली? नहीं? पहले क्वेश्चन में क्या करने लगे भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लो, ए कह दो भाई फर्स्ट टर्म है और डी कह दो भाई कॉमन डिफरेंस है। सही है? तो अगर मैं एस एन आपसे पूछूं तो क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। S2n पूछूं तो क्या होगा, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। और अगर S3n पूछूं तो क्या होगा, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। और हमें चाहिए S2n माइनस Sn। सही है? तो अगर मैं पूरे से n कॉमन करूं, क्या कॉमन करूं, n/2 कर ली। n/2 कॉमन कर लूं ना, तो क्या बचेगा बताओ? n/2 अगर मैं कॉमन करूं तो ये बचेगा 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस 2a। सही है ना? माइनस n माइनस वन इंटू डी, तो ये n/2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। अरे हाँ या ना? ये 3s 3n आ रहा है कि नहीं, बोलो? नहीं आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। नहीं नहीं, 3 और 3n/3। बाई 3 आ रहा है ये। अच्छा, बाई 3। तो बस यहाँ से तो आंसर आ ही गया ना। हमें क्या चाहिए था, S3n बाई S2n माइनस Sn चाहिए, आंसर इज 3। कहाँ खो गए थे तुम लोग? तो अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ पर पहली चीज, फर्स्ट एन टर्म्स दो डिफरेंट एपीज हैं, तो दो डिफरेंट एपीज की अगर मैं बात करूँ तो Sn बाई Sn डैश की अगर मैं बात करूँ तो n/2, पहली एपी के लिए 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 चल रहा है। और अगर मैं दूसरी एपी की बात करूं तो n/2 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 चल रहा है। अच्छा, n/2 कैंसिल, यहाँ से अगर हम देखें तो a1 प्लस n माइनस वन बाई टू d1 अपॉन
a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू d2 है, यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, अब हमें चाहिए tn बाई tn डैश का रेशियो, यानी हमें चाहिए a प्लस, अगर हम देखें तो n माइनस 1 इंटू डी a1 और a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, अगर हम tn का रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो यही तो हमें चाहिए। अब इन दोनों रिलेशन को अगर हम एक फ्रेम पे लेना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें कि इस रिलेशन से इस रिलेशन में हमें जाना है, सही है, तो अगर हम इस n को ये n लिखा है ना, इसको रिप्लेस कर दें 2n माइनस 1 से, तो यही सेम रिलेशन आ जाएगा कि नहीं? देखो, अगर हम इस n को रिप्लेस कर दें 2n माइनस 1 से, तो यही रिलेशन बन जाएगा कि नहीं? अरे हाँ है ना। यानी कि अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें दो एपीज के n टर्म्स का सम दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया ना कि अगर हमें दो डिफरेंट एपीज के n टर्म्स का सम दिया हुआ है और उस सम की हेल्प से हमें दोनों एपीज के nth टर्म का सम निकालना है, देखा? तो हमें इस n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 2n माइनस 1 से। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पाए सब लोग कि नहीं? अगर हमें दो एपीज के n टर्म्स का सम दिया और वहां से हमें उन एपीज के दोनों Sn दिया हुआ है, दोनों एपीज के Sn का रेशियो दिया हुआ है और उससे हमें दोनों एपीज के Tn का रेशियो निकालना है, तो हमें n की जगह 2n माइनस 1 लिखना होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट समझते ही तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचा नहीं। अब तो बताओ, पहला हमें दिया था Sn बाई Sn डैश, ये कितना दिया था? 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। अगर हमें यहाँ से tn बाई tn डैश निकालना होगा, तो इस n की जगह हमने क्या लिख देना है बताओ? 2n माइनस 1। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। और इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 6n और प्लस का 5 देखो, और 14n और प्लस का 8। अरे हाँ या ना? अब हमें 12th टर्म का रेशियो चाहिए, तो t12 बाई t डैश 12, n की जगह 12 रख दो। अरे हाँ या ना? जैसे ही 12 रखोगे देखो आंसर में क्या आ रहा है? 77 बाई 14 इंटू 12, 120, 144 और 152। और जैसे ही डिवाइड करोगे देखिए आंसर क्या आ रहा है? बोलिए भाई। एक सेकेंड, 24। मल्टीप्लाई गलत हुआ है क्या? क्या चीज? कितना आ रहा है ये? 156 आ रहा है क्या, या 155 आ रहा है सर? देखो कितना आ रहा है इस सम, मल्टीप्लीकेशन चेक करो बस, देख लीजिएगा भाई। ये 176 आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आंसर 7/16 आ जाता है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ? तो कॉन्सेप्ट के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें दो एपीज के n टर्म्स का सम दिया हुआ है और उनसे हमें दोनों एपीज के nth टर्म का रेशियो निकालना है, तो उसमें n को किससे रिप्लेस करना होगा? 2n माइनस 1 से, दो डिफरेंट एपीज के लिए, और हम सेम जगह पहुंच जाएंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। कोई कॉन्सेप्ट, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। कि इफ tn दिया हो an प्लस b एंड किसी सीक्वेंस में Sn दिया हो an स्क्वायर प्लस bn, ये हो, देन सीक्वेंस जो है वो क्या होगी? R इन AP। तो जो सीक्वेंस होगी वो हमेशा AP होगी। अगर Sn n का लीनियर फंक्शन है, समझ में है? सॉरी, Tn जो है वो n का लीनियर फंक्शन है, और Sn n के क्वाड्रेटिक में इस तरह से, तो जो सीक्वेंस जिसकी आप बात कर रहे होंगे वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो उसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? ए के। और जो फर्स्ट टर्म होगा
वो हमेशा a प्लस बी के बराबर होगा। अगर हम इसकी बात करें तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा 2a के बराबर होगा, और जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा a प्लस बी के बराबर होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। उसका लॉजिक वहीं से है। क्यों भाई? tn का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना, क्या? n इंटू डी प्लस a माइनस डी, देखो। और Sn का फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं, क्या? 2a प्लस n माइनस मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो शायद वो आता है d/2 इंटू एन स्क्वायर, सही है, और प्लस n इंटू कितना हो जाता है वो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही सिंप्लीफाई करो जरा, तो n इंटू ए n स्क्वायर बाई 2 इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी, a माइनस d/2, ये होता है। बस इन्हीं दोनों से हमने कंपेयर कर दिया है, दिखा क्या? तो tn के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो जो n का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा a प्लस डी। और यहाँ से कंपेयर करोगे तो जो n के कोफिशिएंट का ट्वाइस होगा वो ये हो जाएगा, ये एकदम ध्यान रखिए। कई बार इसका यूज करके चीजें बहुत आराम से सिंप्लीफाई करके पूछ ली जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक्चुअली, कि क्वेश्चन था कि इफ Sn is equals to 5n square minus 6n, find T12। तो अब हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। अब हमने देखा ना Sn जो है वो n में इक्वेशन दिया हुआ है, तो सीधे यहाँ से हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस क्या है, AP, और उस AP का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, दोनों का सम, और कॉमन डिफरेंस इसका ट्वाइस। जैसे ये हमें पता चलेगा तो तुरंत हम T12 लगा देंगे, अरे हाँ या ना, तो आपको आंसर तुरंत क्या मिल जाएगा, 109। क्या ये बात कैलकुलेशन वाइज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बोलो। प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो अब हम कुछ जेपीज की जनरल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि स्टार्टिंग और एंड से जो, अगर मैं आपसे कहूँ कि T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये सारे टर्म्स AP में हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग और एंड से सेम डिस्टेंस के टर्म लूँ, T2 प्लस Tn माइनस 1, T3 प्लस Tn माइनस 2, यानी कि स्टार्टिंग से अगर आर टर्म लें और एंड से भी आर टर्म लें, तो इनका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, Tn प्लस Tn, या इसी को कह दें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, जहाँ पे a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी कि T1, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो प्लस डी करते हैं, और यहाँ से जब इससे पहले वाले टर्म पे वापस आते हैं, यहाँ से जब आप यहाँ वापस आते हैं तो माइनस डी करते हैं। तो बस वही डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ में प्लस डी होता है, यहाँ से यहाँ में माइनस डी, तो वो सम हमेशा कांस्टेंट आता है। तो एपी के केस में सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई जगह ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है, समझ में आया कि नहीं? एपी के केस में सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। तो सेम डिस्टेंस के टर्म स्टार्टिंग और एंड से जब आप सेम डिस्टेंस के टर्म लेते हैं तो उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये रिजल्ट एपी में बहुत यूज होता है। कई जगह आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में ये रिजल्ट काम आता है, सही है ना? इसी रिजल्ट के बेस पर ही हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं ना, कि जो Sn का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो यही Sn का भी फॉर्मूला भी आप चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि उसका सम किसके बराबर होता है, सम ऑफ टर्म्स के। आंसर तक पहुंचा भाई कोई? भाई सिंपल सी बात है कि भाई A3 और A22 का सम जो होगा वो A9 और A16 के सम के बराबर होगा, और वही सम A1 प्लस A24 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस सम को k कह दें तो 2k की वैल्यू 300 दी हुई है, तो k कितना दिया हुआ है, 150।
और हमें 24 टर्म का सम चाहिए, तो 24/2 इंटू A1 प्लस A24 ही हो गया, तो 12 इंटू 150 आंसर हो गया। कितना आ रहा है आंसर इसका? 1800 1800। सर। देखिए भाई समझ में आया कि नहीं? तो सेम डिस्टेंस के टर्म की वजह से हमने सेम प्रॉपर्टी लगा दी, है कि नहीं? अच्छा, ये कैसे पहचानते हो कि ये सेम डिस्टेंस के टर्म है? उसके लिए एक शॉर्टकट समझ लो भाई, यहाँ 1 और n है, n+1, 2 और n-1 है, n+1, 3 और n-2 है, n+1, r और n-r+1 है, n+1। दिख रहा है कि नहीं सफिक्स का सम? अच्छा ये देखो, a1 a2 a3, अब देखो टोटल टर्म्स 24 हैं, तो n+1 कितना हो गया? 25, 3 और 22 25, 9 और 16 25, तो ऑब्वियसली 3 और 22 का सम और 9 और 16 का सम सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा? a1 प्लस a24। बस ये कॉन्सेप्ट था। तो वो भी हम देख सकते हैं कि सेम डिस्टेंस के टर्म्स को कैसे रिलेट किया गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइए, बोलिए भाई, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है सबको कि नहीं? अच्छा, इसके बाद सेकंड अगर कहीं लिखा हो इंक्रीजिंग एपी, तो इसका मतलब होता है कि उसका डी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कहीं लिखा हो डिक्रीजिंग एपी, तो इसका मतलब उसका डी जो है वो निगेटिव होगा, सही है। और कहीं लिखा हो कांस्टेंट एपी, तो एपी के सारे टर्म सेम होंगे, तो ऑब्वियसली उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। ये ध्यान रखिए। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हो एक इंक्रीजिंग एपी है, तो ऑब्वियसली उसका जो डी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। कहीं लिखा है कि एक एपी कैसी है? डिक्रीजिंग एपी है, तो जो उसका डी आपको लेना है वो हमेशा नेगेटिव लेना है। कहीं लिखा है कि एक एपी कांस्टेंट है, तो जो आप उसका डी लेने वाले हैं वो 0 लेने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद अगर हमें एपी में टर्म्स एज्यूम करने हो, सही है ना, तो उसमें क्या है कि अगर हमसे कहा जाए 3 टर्म्स इन एपी आपको किसी क्वेश्चन में लेने हो, तो आप हमेशा लेंगे a-d, a एंड a+d। यहीं पे अगर हमें 4 टर्म्स लेने हो, तो हम एज्यूम करते हैं a-d, a+d, ये दो टर्म बीच के आ गए। यहाँ पे 2d से एक टर्म ले लो a-3d, और यहाँ पे ले लो a+3d। यहीं पे अगर हमें 5 टर्म्स लेने हो, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। 5 टर्म्स इन एपी में लेने हो तो इवन सॉरी ऑड वाला कॉन्सेप्ट बीच में एक फिक्स कर दो, डी के कॉमन डिफरेंस से 2 टर्म इधर आगे बढ़ा दो, और डी के कॉमन डिफरेंस से 2 टर्म इधर पीछे की तरफ ले लो, सही है। तो अगर हमें 3 टर्म लेने हो तो क्या तरीका है? ठीक है ना। 4 टर्म लेने हो तो क्या तरीका है, और 5 टर्म लेने हो तो क्या तरीका है, नहीं ना। और इसी में अगर अब बात आई गई तो 6 टर्म्स लेने हो तो भी वही एपी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, बीच के 2 टर्म लिखेंगे और 2d के कॉमन डिफरेंस से बाकी टर्म पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाएं। तो बीच के 2 टर्म आ गए a-d, a+d। अब हमें 2 टर्म और लिखने हैं 2d के कॉमन डिफरेंस से, तो a+3d, a+5d, और यहाँ पे लिख दो a-3d और a-5d। अब इम्पोर्टेंट बात है कि इसका ये जो हम एजम्पशन ले रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको सम ऑफ टर्म्स दिया है, तो देखो हर बार जब आप सम करोगे तो डी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे आप सबको ऐड करोगे तो डी का इम्पैक्ट हर बार खत्म हो जाता है, सही है ना। तो ये एजम्पशन आप कब यूज करेंगे, मतलब इसका बेनिफिट आपको कब होगा? जब आपको सम ऑफ टर्म्स दिया हो। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ये स्टार करके लिख सकते हो, ये कब यूज होगा? जनरली यूज व्हेन सम ऑफ टर्म्स आर गिवन। मतलब इसको हम तब यूज करते हैं जनरली जब हमें क्या दिया होता है? सम ऑफ टर्म्स दिया होता है। अदरवाइज इसके यूज का कोई बेनिफिट है नहीं। तो अगर हमें सम ऑफ टर्म्स दिया हो तो हम इस रिजल्ट को यूज करके अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे अगर आपने कहा कि
T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn, ये AP में है और हमने उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया प्लस के, T2 प्लस के, T3 प्लस के से लेके Tn प्लस के कर दिया, तो ये भी AP में ही रहेगा। अच्छा, अगर इसमें कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी ये किस में रहेगा भाई, AP में ही रहेगा। अच्छा, अगर हमने इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये किस में रहेगा, AP में। कोई कांस्टेंट अगर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये किस में रहेगा, AP में। तो ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो भी किस में रहेगा, AP में। तो यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने से AP के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कांस्टेंट को अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उससे क्या फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी रियल नंबर हो, अगर हम उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उससे AP के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो AP बना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बोलिए, क्लियर है। क्योंकि उससे हर बार टर्म्स के बीच का डिफरेंस तो सेम ही बना रहेगा, है ना, को मतलब कांस्टेंट बना रहेगा, तो उससे वो हमेशा AP बना रहेगा। यानी AP में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो उससे सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अच्छा, एक रिजल्ट वैसे तो यूज जनरली नहीं होता है, बट फिर भी T1, T2, T3, Tn ये AP में है। फिर हमने कहा T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश एंड सो ऑन Tn डैश, ये भी AP में है। मतलब दो डिफरेंट APs हैं। अब हम कहें कि अगर दोनों APs को टर्म्स बाय टर्म्स ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, T2 प्लस माइनस T2 डैश डॉट 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 T3 प्लस माइनस T3 डैश, या ऐसे कहो Tn प्लस माइनस Tn डैश, तो वो भी किस में रहेगा, AP में। समझ में आया कि नहीं। मतलब दो APs अगर आपको दिए हैं और उनको आपने टर्म्स बाय टर्म्स ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका जनरेट होगा वो किस में जनरेट होगा, AP में। उससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका जनरेट होगा वो किस में जनरेट होगा, AP। बस दो डिफरेंट APs हो, उनको टर्म्स बाय टर्म्स ऐड कर दो, या किसी AP में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो, या सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहेगा, AP में। क्या ये सारी चीजें और ये सारे रिजल्ट समझ में आ रहे हैं, बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि A, B, C ये टर्म्स AP में है, तो आप कहते हैं कि B माइनस A जो है वो C माइनस B के बराबर होगा, या फिर 2B जो है वो A प्लस C के बराबर होगा। अगर ABC तीनों टर्म्स हमें किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं, तो ये रिजल्ट हम ऑलवेज यूज करते हैं सिचुएशनली। मोस्टली ये रिजल्ट यूज होता है कि B माइनस A C माइनस B के बराबर। कई बार हम B को A के टर्म में रिप्लेस भी कर terms between two APs, identical terms between two APs। अटेम्प्ट लो जरा क्वेश्चन, या फिर मैं बात करूं कॉमन टर्म्स की। ठीक है, सही कॉन्सेप्ट है ये, इस पर बेस क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है। बिटवीन टू एपीज, मतलब दो डिफरेंट एपीज दी हुई हैं, दोनों के बीच में हमें आइडेंटिकल टर्म या कॉमन टर्म डिस्कस करने हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट मान लो जैसे एक एपी है जिसमें टर्म्स हैं A1 प्लस D1, ठीक है, और A1 प्लस 2D1 एंड सो ऑन। दूसरी एपी है जिसमें टर्म है A2 प्लस D2, A2 प्लस 2D2 एंड सो ऑन। ऐसे करके दो डिफरेंट एपीज हैं और इसमें आपको टर्म्स लेना है। तो अगर इफ कॉमन टर्म पॉसिबल है, इफ कॉमन टर्म्स आर पॉसिबल है, अगर ऐसा तो जो कॉमन टर्म सीरीज होगी, तो जो सीरीज ऑफ कॉमन टर्म होगी, ठीक है, वो किस में होगी, AP में।
और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ये मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर क्या होगा, कॉमन टर्म पॉसिबल हैं, ठीक है, तो वो किस में होंगे, एपी में, और उसका कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो बस एक पहला कॉमन टर्म निकाल लेंगे, इसके बाद D1 D2 के एलसीएम को लेकर आप सीधा सीरीज बना के आंसर लिख देंगे। अब जैसे अब ये क्वेश्चन है 37 से 367 और 29 से लेके 709 तक जाना है, तो ये तो फील आ ही रहा होगा ना आपको। अगर आप एग्जाम्पल वाइज देखेंगे कि 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन 367 तक आप जा रहे हैं, तो ये एपी है। हाँ ये ना, जिसका कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, 4। ऐसे अगला देखो 2, 9, 16, 23 से लेके आप कहाँ तक जा रहे हैं, 709 तक। ये भी एपी में ही है, इसका कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, 7। तो ऑब्वियसली अगर कॉमन टर्म पॉसिबल है तो पहला कॉमन टर्म मिलना चाहिए ना। तो पहला कॉमन टर्म सर्च करो दोनों में, अगर आप देखोगे तो इसके बाद अगला टर्म जो पहला कॉमन टर्म आएगा, भाई इसमें 4 के गैप से आप चल रहे हो, तो इसके बाद 15 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 23। तो जो पहला कॉमन टर्म आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 23। समझ में आया कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन टर्म की बात, तो इसका मतलब कॉमन टर्म क्या होंगे, 23 प्लस 23 प्लस डी प्लस 23 प्लस 2D एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो ये डी होगा वो होगा एलसीएम ऑफ किसका, D1 एंड D2। तो D1 एंड D2 का एलसीएम क्या होगा, 28। ये है सिचुएशन। समझ में आया कि नहीं। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ कितने टर्म्स कॉमन हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स n है। तो अगर इस सीरीज का आप TN निकालो तो TN कितना आएगा, भाई इस सीरीज में तो आखिरी कॉमन टर्म है वो 367 और 709, यानी वो 367 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जो भी टर्म कॉमन आएगा वो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, 367 तक आ सकता है। तो मान लेते हैं इसमें जो कॉमन टर्म्स हम लिख रहे हैं वो n टर्म है, सही है ना भाई। तो ये जो n टर्म्स आप लिखेंगे, अगर हम इस सीरीज का TN आपसे पूछें तो वो हो जाएगा 23 प्लस n-1 इंटू 28। ये टर्म जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 367 तक, नहीं तो उससे हमेशा लेस रहेगा। समझ में आया कि नहीं। इसी को सॉल्व करके आप n की वैल्यू में कमेंट कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं ये बताओ। इसी को सॉल्व करके आप n की वैल्यू में कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है। तो ऑब्वियसली ये सीरीज भी एपी है। ये सीरीज किसमें, सबसे पहले जज किया ना, ये सीरीज किसमें, एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका पहला टर्म 19 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। क्या कॉमन डिफरेंस -4/5 चल रहा है बताओ, नहीं समझे। हर बार 4/5 से डिक्रीज होता जा रहा है ना, बोलिए भाई। तो अब क्या है, आपसे पूछा गया है कि लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं, जबकि सम इसका कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए। मतलब Sn की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो n क्या होगा। तो ऑब्वियसली n में ही कमेंट कर लेते हैं। तो इसका Sn लिखोगे तो क्या लिखोगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दिखा सबको, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब n तो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर रहेगा, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो इस n/2 का कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये आएगा 38 माइनस n-1 इंटू 4/5 लेस देन 0। यहाँ से क्या आएगा, n-1 इंटू 4/5, ये ग्रेटर आ जाएगा किससे, 38 से। तो यानी कि ये जो n-1 है वो ग्रेटर होगा किससे, 38 इंटू 5/4 से। तो n जो है वो ग्रेटर किससे आ जाएगा, 38 इंटू 5 + 4/4 से। यानी n किससे ग्रेटर आ रहा है, जरा बताइए। सॉल्व किया अगर किसी, तो 40 एंड 5 से ग्रेटर पहला n क्या होगा, 49 हो जाएगा। इसका मतलब कितने टर्म्स का सम निगेटिव होगा, 49 टर्म का सम। समझ गए कि नहीं भाई। यानी कि सम ऑफ 49th टर्म, ठीक है, इज निगेटिव फर्स्ट टाइम। उसके बाद एक बार निगेटिव हो गया तो आगे तो निगेटिव हो ही जाएंगे, वही लिस्ट कंडीशन हो गई। अब अगर आपको सम निकालना है तो 49 टर्म्स का सम निकाल दीजिए।
सही है ना। अब यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता फर्स्ट निगेटिव टर्म, विच ऑफ द टर्म इज निगेटिव फर्स्ट टाइम, बताओ विच ऑफ टीएन को टर्म कर दे। इज निगेटिव, आंसर बोलो, विच ऑफ टर्म निगेटिव फर्स्ट टाइम, बोलो ऐसा कौन सा टर्म है जो पहली बार निगेटिव होगा, तब उसका आंसर क्या लिखते। तो ऑब्वियसली अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं nth टर्म पहली बार निगेटिव है तो tn को लेस देन 0 कर देते हैं। तो tn इसमें क्या हो जाता, 19 प्लस n माइनस वन इंटू -4/5, इसी को लेस देन 0 कर देते। अब इसी को सॉल्व करते तो n माइनस वन ग्रेटर देन कितना आ जाता, 95/4 आता, क्या बोलो, अरे हाँ या ना। तो अब n की वैल्यू किसके बराबर आ जाती, 99/4 के। तो n लगभग किसके बराबर आ जाता आपकी, बोलिए 25 24.5। तो अब n क्या आ 25 जाता, 25। यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होता, बोलिए फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होता, बोलो 25। समझ गए कि नहीं भाई पूरा खेल। तो बस टीएन और एसएन को नेगेटिव पॉजिटिव करके आप इसे सेम एनालिसिस कर सकते हैं। इससे ज्यादा की जो हम बात करने जा रहे हैं जीपी की, तो अगर आपने कहा कि टी1 टी2 टी3 ये सारे टर्म्स जीपी में है, तो जीपी में सिंपल एक बात है, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो T3/T2 इज इक्वल टू Tn/Tn-1 होगा, और ये रेशियो कांस्टेंट होगा जिसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है। अब इसमें दो रिजल्ट लगते हैं। पहला, अगर इसका nth टर्म निकालोगे तो a इंटू आर की पावर n होता है। अगर सम ऑफ n टर्म्स लिखोगे तो a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। ये दो रिजल्ट हैं, जहां पर a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सही है, और r का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉमन रेशियो। तो अगर आपको कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म पता है तो आप आराम से nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म निकाल सकते हैं। सही है। तो पहले तो ये दो रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आर की पावर n -1 होगा। समझ गए कि नहीं, यहाँ आर की पे पावर n -1 होगा। सही है ना। तो ए आर की पावर n-1 और एस एन होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये चीजें, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके सम का, ये तो आप आराम से निकाल लेते हैं। सम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। जीपी में होता क्या है कि अगर एक टर्म ए है तो आर अगर कॉमन रेशियो तो अगला टर्म ए आर होगा, अगला टर्म ए आर स्क्वायर होगा। ऐसे करते करते अगर आप इसका nth टर्म लिखोगे तो ए आर की पावर क्या होगा, n-1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई। अच्छा, अब अगर एक टर्म से आपको दूसरे टर्म में जाना है तो आर का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो आर का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर आर का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सम निकालने के लिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आप एक टर्म से दूसरे टर्म में जा रहे हो और आर का मल्टीप्लीकेशन चल रहा हो, तो इसको हैंडल करने के लिए पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाता है ए आर, ये बन जाता है ए आर स्क्वायर। ऐसे करते करते इसके पहले वाला टर्म बन जाता है ए आर की पावर n-1 और ये टर्म बन जाता है ए आर की पावर n। अब दोनों को आप क्या कर देते हैं, माइनस। ये जनरल कॉन्सेप्ट है ऐसी सिचुएशंस के लिए। जैसे ये सारे टर्म कैंसिल होते हैं, यहाँ से एस एन 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर n आता है। यहीं से एस एन का फॉर्मूला आ जाता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसा हो रहा होगा तो हमारी थिंकिंग डायरेक्शन यही होगी कि आर मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दें। बाकी ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे। टीएन के लिए ए इंटू आर की पावर n-1, ए फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, आर कॉमन रेशियो, और एस एन के लिए सीधा ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा, जीपी में ही एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, सही है। तो इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है कि उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। पहली चीज, कोई भी जीपी इनफाइनाइट अगर जा रही है तो उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम। सही है।
और नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का यूज होता है सबसे ज्यादा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है वो सम आ जाता है ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे ए वही चीज हो गई, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म और आर क्या हो गया कॉमन रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिजल्ट इनफाइनाइट जीपी में सबसे ज्यादा यूज होता है, और इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस ही तब है जब इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इनफाइनाइट जीपी लिखा है तो उसका कॉमन कॉमन रेशियो हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 से बड़ा कॉमन रेशियो है तो आपकी जीपी इनफाइनाइट नहीं जा सकती। तो जीपी के 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, और या इनफाइनाइट जीपी है तो a अपॉन 1 माइनस आर। आपकी जीपी इनफाइनाइट जा रही होगी, उसके हिसाब से आप उसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा 1 प्लस, ठीक है, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं? तो तुरंत आपको इसका सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो, तो सीधा आंसर इसका कितना आ जाएगा 3/2। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई। अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन आ गया a इज इक्व टू 2 की पावर, ठीक है, 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8 इंटू 2 की पावर 1/16 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू क्या होगी? अब जैसे आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो ये इनफाइनाइट जीपी का केस बन जाएगा कि नहीं भाई? सारी पावर आप ऐड कर दोगे तो 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। तुरंत आप इसको क्या लिखोगे, a अपॉन 1 माइनस 1/r। तो क्या ये 2 आ जाएगा? a की वैल्यू 2 आ जाएगी। दैट इज इनफाइनाइट जीपी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? भाई सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला लगा देना था कि भाई आपको एस एन दिया हुआ है 315, है कि नहीं, और आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है 2, सीधा एस एन का ही रिजल्ट उठा के आप लगा देंगे, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये कितना दिया हुआ है 315। यहीं से इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 64 आ रही है क्या? बोलिए। यस सर। n की वैल्यू 6 आ गई। एक बार n 6 आ गया तो आप t6 लास्ट टर्म तो निकाल ही लेंगे ना, दैट इज a r की पावर कितना n माइनस 1। तो ये शायद 160 आ रहा है क्या, देखो। यस तो क्वेश्चन का लॉजिक सिंपल काम था भाई कि फर्स्ट 5 टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, भाई थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है, थर्ड टर्म का मतलब हमें दिया हुआ है a r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, फर्स्ट टर्म a r स्क्वायर a r क्यूब a r की पावर 4, यही तो फर्स्ट 5 टर्म्स होंगे, यानी रिजल्ट होगा a r की पावर 10। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a r स्क्वायर की पावर 5, a r स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4 की पावर 5 आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? समझ गए कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो सही है ना? तो वही चीज है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो कितना है आर, ये दो इंफॉर्मेशन तो सिंपल है। तो पहली इंफॉर्मेशन तो है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ऑब्वियसली a प्लस ए आर जो है वो 15 दिया हुआ है, ये पहली इंफॉर्मेशन होगी। आगे क्या कह रहा है कि ईच टर्म ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फॉलोइंग टर्म्स, तो यानी कोई भी एक टर्म ले लो। मान लो अगर हम फर्स्ट टर्म लें तो फर्स्ट टर्म आगे आने वाले सारे टर्म्स के सम के बराबर होगा, ऐसा मतलब क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ए आर अपॉन 1 माइनस आर के, क्योंकि ये तो एक इनफाइनाइट जीपी होगी ना। बोलो भाई। तो इसका मतलब ए माइनस ए आर इक्वल टू ए आर होगा कि नहीं? तो ए इक्वल टू 2 AR होगा, तो यहाँ से सीधा आर ए जीरो तो हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ एक बार आर मिल गया, आर उठा के इक्वेशन में रख दो। सही है, तो ए 1 प्लस आर कितना था 15, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 15 इंटू 2/3, तो क्या ए की वैल्यू 10 आ गई। अब ए हमें 10 मिल गया और आर हमें हाफ मिल गया, तो सीरीज क्या होगी बताओ, 10 5 5/2 5/4 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आती है सबको? बोलिए। क्या ये कहानी पूरी क्लियर हुई, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है बताइए भाई।
ऑब्वियसली अगर इस टाइप की सिचुएशन को आप देखोगे तो सीरीज अगर आपको अप टू n टर्म्स का सम चाहिए, तो अगर आप सीरीज लिखना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे? 6/10, 66/10 स्क्वायर, 666/10 क्यूब एंड सो ऑन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 6 कॉमन करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट, 9/10, 99/10 स्क्वायर, 999/10 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अभी आ जाएगा 6/9, इसको लिख देंगे 10 माइनस 1/10, 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, 10 क्यूब माइनस 1/10 क्यूब। ऐसे अगर nth टर्म इसका लिखना हो तो 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n आ जाएगा। अब सीरीज दो पार्ट में ब्रेक होते हुए दिख रही है। 6/9, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 क्यूब से लेके 1 माइनस 1/10 की पावर n। अब 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो वो n आ जाएगा और बाकी इस सीरीज का सम आ जाएगा। तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब ये सम उठा के आप रख दीजिए। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6/9 इन ब्रैकेट n माइनस 1/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। ये ऐसे ना जाएगा। आपको तरीका समझ रहा है कि नहीं सबको? बोलिए। सीधा आपको उसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देना। क्लियर हुआ सबको? बोलो भाई। यस सर। तो बस सीधा उसी सम को आपको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर लिख देना है। तो यहाँ जैसी सिचुएशन बनेगी, आप अगर यही एन टर्म्स का सम निकालना था तो एन टर्म्स के लिए जो सीरीज बन रही थी वो आपने बनाई और सीधा आंसर लिख दिया। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था। अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है इसमें कि भाई जो बी वाले टर्म है वो भी अलग जीपी में चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं? पहला 1 था, दूसरा 1 प्लस बी हो गया, तीसरे में बी स्क्वायर ऐड, अगले में बी क्यूब ऐड, अगले में बी की पावर 4 ऐड एंड सो ऑन। जो आर वाले टर्म है 1 आर आर स्क्वायर, वो भी जीपी में चल रहे हैं। तो इसका मतलब टर्म्स मल्टीप्लाई और सब जीपी में चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर इस सीरीज का सम निकालना है तो उसका कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। इसी में क्या करेंगे, जो जीपी का कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट कर दो। सर 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे। वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा उससे। 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करना भी बेस्ट है, बट उससे कैलकुलेशन अननेसेसरी आ जाएगा ना। अब देखो, इससे क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 माइनस आर यहाँ से आया, यहाँ से आ गया 1 प्लस बी आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो एक इनफाइनाइट जीपी आ गई। इसका सम 1 माइनस बी आर आ जाएगा। दिखा क्या? और ये 1 माइनस आर आएगा। यहाँ से सम कितना आ गया? 1/1 माइनस आर, 1 माइनस बी आर। यही आपका आंसर हो गया। क्या है तरीका? सबको समझ में आया? मैंने कहा था ना, जीपी की का सम निकालने की जो जनरल फीलिंग थी ना, जो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जीपी का सम कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके टर्म बराबर किए जाते हैं और इनको कैंसिल कर दिया जाता है। बस यही लॉजिक हमने यहाँ लगाया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है। भाई यहाँ से यहाँ गए तो आर मल्टीप्लाई हुआ और 1 बी ऐड हो गया। यहाँ से यहाँ गए बी स्क्वायर ऐड हुआ और आर एक और मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगली बार गए बी क्यूब ऐड हुआ, एक और आर मल्टीप्लाई हो गया। तो आर की पावर सेम बढ़ती जा रही। तो हमने देखा कि भाई अगर एक आर की पावर इक्वल करके माइनस करेंगे तो ये जो जो टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं प्रीवियस वाले टर्म से, वो तो कैंसिल होते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है वही बचता जाएगा और वो भी जीपी में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। बस ये आराम है। आप समझे कि नहीं? वो जो दूसरा मेथड आप सोच रहे हैं वो भी है, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत है। मतलब अगर आप, ये मेथड इजी था इसलिए मैंने बताया, और ऐसे ही आपको सोचने की आदत डालनी है। अगर आप इसी में मेथड 2 देखेंगे तो क्या है भाई, अगर आपने 1 माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनेगा बताओ? 1 माइनस बी पहला टर्म बनेगा, बोलो। अगला टर्म 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू आर बनेगा। अगला टर्म क्या बनेगा? 1 माइनस बी क्यूब इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। और पूरे में एक 1 माइनस बी अलग से रहेगा। रहेगा कि नहीं भाई? अब यहाँ पे आप 2 जीपी बनाएंगे। अरे हाँ या ना?
एक क्या बनेगी 1 + r एंड सो ऑन। एक क्या बनेगी b कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा 1 + br + b² r² एंड सो ऑन। फिर पूरे में 1 - b डिवाइड करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं है, बोलिए। इसी को सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। आप सोचो ये प्रोसेस करना आसान था कि पहला वाला आसान है। तो बस छोटे से ऑब्जर्वेशन से हम अपना कैलकुलेशन बचा लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि जनरल जो जीपी का कॉन्सेप्ट है उस पे बेस कि T1 T2 T3 डॉट 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 Tn-1 और Tn अगर ये जीपी में है, सही है, तो सेम डिस्टेंस के टर्म का अगर हम प्रोडक्ट करें यानी T1 और Tn करें, या T2 और Tn-1 करें, या T3 और Tn-2 करें, ऐसे करते करते Tr और Tn-r+1 करें, मतलब जो सेम डिस्टेंस के टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट करें, तो वो कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। समझ गए कि नहीं। ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जब एक टर्म से दूसरे टर्म में यहाँ जाओगे आर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ जाओगे तो आर डिवाइड होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। यहाँ से यहाँ जाने में आप आर मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ से यहाँ जाने में आप आर से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो वही आर का इफेक्ट जो होता है वो हर बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ये सारे टर्म जीपी में हैं तो सेम डिस्टेंस के जो टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेम डिस्टेंस के जितने भी टर्म्स आते हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो बस ये पहला रिजल्ट था। समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो इसी रिजल्ट को यूज करके आपने अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं अगले। ये पहला रिजल्ट हो गया कि प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब हम अगर अगले रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें वही टर्म्स एज्यूम करने की बात, या टर्म्स एज्यूम करने से पहले आओ, अगर हमने कहा कि T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn ये सारे टर्म जीपी में है, तो इसमें हम कुछ भी प्रोडक्ट या डिवाइड कर दें, मतलब T1 इंटू के कर दें, T2 इंटू के कर दें, या T3 इंटू के कर दें, या Tn इंटू के कर दें, तो ये भी जीपी में ही रहेगा विथ सेम कॉमन रेशियो। अगर इसी में हम कोई टर्म डिवाइड कर दें, भाई जो काम मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है वही काम क्या होगा, डिवाइड करने पे भी हो जाएगा विथ Tn/k, तो वो भी किस में रहेगा, जीपी में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अरे बोलो भाई। तो कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो जीपी में तो वो सेम कॉमन रेशियो से जीपी में ही रहता है। क्लियर है। अच्छा, अब वही टर्म्स एजम्पशन की बात अगर हम करें, मान लो हमें 3 टर्म जीपी में लेने हो, तो हम एक टर्म ए लेंगे, एक आर कॉमन रेशियो से आगे ले लेंगे और एक आर कॉमन रेशियो से पीछे ले लेंगे। यही अगर हमें 4 टर्म्स लेने हो तो बीच के 2 टर्म फिक्स कर दो, एक फिक्स कर दो a/r और एक ar। अब कॉमन रेशियो r² हो गया, एक r² से यहाँ टर्म ले लो आगे, एक r² से डिवाइड करके पीछे की तरफ ले लो। यहीं पे अगर हमें 5 टर्म्स लेने होते हैं तो ऑड है ना, तो एक टर्म ए फिक्स करते, आर कॉमन रेशियो से 2 टर्म यहाँ ले लेते और आर कॉमन रेशियो से 2 टर्म पीछे की तरफ ले लेते। सही है। यहीं पे अगर हमें 6 टर्म्स एज्यूम करने होते हैं, 6 से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं जनरली, तो तरीका हमारा क्या होता है, अब चूंकि इवन है तो बीच में 2 टर्म फिक्स करते हैं, a/r और ar, r² कॉमन रेशियो से 2 टर्म आगे ले लो और यही r कॉमन रेशियो से 2 टर्म पीछे की तरफ ले लो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, इस एजम्पशन का बेनिफिट हमें कब है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करो तो आर कैंसिल हो जा रहा है, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करो तो आर का इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करो तो आर का इफेक्ट क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो यानी कि जब हमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हो तब इस एजम्पशन का बेनिफिट है। यानी ये एजम्पशन हम कब यूज करते हैं बताइए, जनरली यूज व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, क्योंकि तब ए की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। जब मतलब हर जगह इसको यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि 3 टर्म मानने तो ये नहीं ना,
अगर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म दिया है तो आप इसी एजम्पशन को यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, बस ये आराम है, बाकी ऐसे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इन जनरल तो जैसे भी वही ए आर स्क्वायर वही सही है, बट अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है तो आप इस तरह का एजम्पशन लगा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो ये कब आप जनरली यूज करेंगे? जब हमें क्या दिया होगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, ध्यान रखिएगा, तब एजम्पशन हम ऐसे यूज करते हैं, तो उससे हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है और चीजें ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। बात क्लियर हुई? अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने कहा कि T1 T2 T3 एंड Tn ये सारे टर्म जीपी में, ठीक है, और आपने कहा कि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, सारे क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है और जीपी में, तो जैसे आप इनका लॉग ले लो, मतलब ln T1 ln T2 ln T3 एंड सो ऑन ln Tn, मतलब सारे टर्म्स का हमने क्या ले लिया लॉग, तो ये टर्म्स किस में आ जाएंगे, एपी में, जहां पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ln R होगा, और जहां पर इस R की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो अगर जीपी का कॉमन रेशियो आर है तो लॉग लेने के बाद जो एपी बनेगी उसका कॉमन रेशियो एल एन आर होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी वो प्रॉपर्टी और रिजल्ट हैं जो आपके कैलकुलेशन को अचानक से रिड्यूस कर देते हैं, जो आपके कैलकुलेशन को अचानक से क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सही है? मतलब जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक्स वाई जेड इन जीपी, देन 2 plus ln x by 3, 2 plus ln y by 3 and 2 plus ln z by 3 are in, P AP सीधा एपी हो गया, बताने की जरूरत ही नहीं भाई, क्योंकि अगर ये है तो उनका लॉग लेंगे तो एपी, और एपी में कुछ भी ऐड करो तो वो किस में रहता है, एपी में, कुछ भी डिवाइड करो तो किस में रहता है, एपी में, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस सीधा किस में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ भाई? ये तो आराम से एकदम सेम थॉट है, क्योंकि लॉग लेने के बाद वो एपी बना ही रहेगा, और एपी में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एपी आ गया। तो आपको पेन कॉपी कुछ जीपी में है और इस जीपी का कॉमन रेशियो 2 है, तो इस एपी का कॉमन रेशियो कितना हो जाता, ln 2 ln2 हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? नहीं समझे? ln x ln y ln z का कॉमन रेशियो ln2 हो जाता, 2 ऐड करते कोई फर्क नहीं 2 पड़ता, 3 रेशियो divided 3 डिवाइड करते तो 3 डिवाइड हो जाता, यानी कॉमन रेशियो क्या हो जाता, ln2/3। 2/3 वो तो लॉजिकली जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से। अब बात आती है अगर एबीसी आपके जीपी में हो तो क्या करेंगे। अब अगर कॉन्सेप्ट ये है कि 3 नंबर एबीसी हैं और वो जीपी में दिए हुए हैं, तो उसमें आप जो रिजल्ट यूज करते हैं वो सिंपल ये है कि बी बाई ए सी बाई बी के बराबर होता है, यहीं पे बी स्क्वायर को आप ए सी लिख देते हैं। तो जो रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है कि ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा, सेम होगा, बट कई बार बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख के भी आप चीजें सॉल्व करते हैं अगर टर्म्स किस में हो, जीपी में हो तो। चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियसली आपने क्या किया, पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि एबीसी की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से 18 के बीच में आएगी, और उनका सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 25। अच्छा, इसके बाद ए, ये नंबर एपी में दिए हुए हैं, इसका मतलब 2a जो है वो b+2 के बराबर है कि नहीं। इसके बाद बी सी और 18 किस में दिए हुए हैं, जीपी में, तो इसका मतलब सी स्क्वायर किसके बराबर है, 18b के। बस इन्हीं दोनों रिलेशन से आपको, इन्हीं तीनों रिलेशन से आपको रिप्लेस करके चीजें सोचनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, बोलिए। yes sir तो क्या करोगे, बोलिए। पहली वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम्म, पहली वाली रिजल्ट से आप वैल्यू निकालो किसकी, बी की, बी निकालो, बी की वैल्यू निकालो c²/18, और अगर ये बी आप पहली इक्वेशन में रख दोगे
तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? सी स्क्वायर बाई 18 प्लस 2/2, ये दोनों उठा के यहाँ रख दो। तो सी स्क्वायर बाई 18 प्लस 2/2, सी स्क्वायर बाई 18 प्लस सी इक्वल टू 25। इसी को सॉल्व करके सी की वैल्यू निकाल लो। तरीका समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो सी की शायद 2 वैल्यू आती है। क्या क्या आ रही है अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो? मतलब आप कैसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेट किसी को भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैंने तो बस सारी इक्वेशन सी में निकाल दी है। आपको कुछ और रास्ता दिख रहा हो तो आप वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। यहाँ से बताओ सी की वैल्यू कितनी आ रही है? देखे जल्दी से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, सी कितना आ रहा है आंसर तक। ये क्वेश्चन सब 1 से 1.5 मिनट के होते हैं। इससे ज्यादा अगर टाइम दे रहे हैं तो आप अभी कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं करते हैं, जो कि जरूरत है करना चाहिए। तो तुरंत आप नंबर अपने क्या लेंगे? ए आर आर 3 और 1/3। नंबर्स बताओ। तो यहाँ से सीधा ए क्यूब जो है वो आपको 512 मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू सीधा कितनी मिल जाएगी आपको? 8। यस सर। 8 मिलेगी या 6? सर मेरे 8। साथ 8 होनी चाहिए यार। ए तो 8 आ रहा है भाई, ये सर 8 आएगा। फिर गड़बड़ कर दे रहे हो तुम। 8 एडेड टू द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म में आपने क्या ऐड किया? 8। और 6 टू द सेकंड टर्म, 6 टर्म सेकंड में ऐड कर दिया। और थर्ड टर्म आपने ऐसे ही रख दिया ए आर। ये तीनों टर्म्स किस में आ गए भाई? एपी में। तब ए की वैल्यू आपको 8 पता ही है। तो 2 इंटू ए प्लस 6 इज इक्व टू ए आर प्लस ए बाई आर प्लस 8 और कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 रख दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ए की वैल्यू 8 रख दोगे तो आर में इक्वेशन बन जाती है मेरे हिसाब से। क्या बनती है आर में इक्वेशन अगर किसी ने बनाई हो तो? समझ में आया कि नहीं? तो सिंपल आर की Yes, sir. वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, वहां से आपको आर, अब एक बार ए और आर लेके टर्म्स आप लिख देंगे, वो तो आसान चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स दिया था, इसलिए हमने नंबर्स ऐसे अज्यूम किए क्योंकि उसका प्रोडक्ट हम यूज करके ये मिडिल टर्म ए निकाल सकते हैं। तो उससे हमारा एक वेरिएबल आ गया ए। अब आर में हम दूसरी इक्वेशन कंडीशन जो थी वो निकाल लेंगे। तो ए और आर निकाल के अपना आंसर लिख देंगे। अच्छा, यहीं पे अगर सोचो क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि ये इनफाइनाइट जीपी है, अगर क्वेश्चन होता है कि ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इन दोनों में से आर की वैल्यू सिर्फ क्या ली जाती? 1/2। तब हम 2 को निग्लेक्ट कर देते। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। अगर ये इनफाइनाइट जीपी होता तो Sir. आर की वैल्यू हम क्या लेते? 1/2 लेते, 2 निग्लेक्ट कर लेते, क्योंकि फिर आर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर यहीं पे क्वेश्चन में बस ये लिख देता कि ये प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स है ना इन इनफाइनाइट जीपी इज दिस, तो फिर आप सीधा एनालिसिस क्या करते? सेम बाकी एनालिसिस होता, बट अब आर की वैल्यू सिर्फ क्या लेते? हाफ। तो तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो ठीक से? कह रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर अ सर्टेन बॉल रिबाउंड 4/5 ऑफ द हाइट। So 1080. हाँ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन इट्स कमिंग रेस्ट। तो ऑब्वियसली रेस्ट में तो इनफाइनाइट टाइम पे आएगा, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो पहली बार जो हाइट ट्रेवल होगी वो क्या होगी? 120 होगी कि नहीं होगी बताओ? इसके बाद क्या करेगा? 4/5 का रिबाउंड लेगा और ऊपर जाएगा। बट 4/5 का रिबाउंड जो लेगा ऊपर जाने में, वो नीचे भी तो आएगा, हाँ या ना? इसके बाद इस 120 के 4/5 का 4/5 फिर से रिबाउंड लेगा और फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। ये सारी सीरीज इनफाइनाइट में बनती जाएगी। तो अब सिचुएशन क्या हुई? 120 यहाँ से, सही है ना? और 2 इंटू 120 इंटू 4/5 कॉमन के अंदर क्या बचा? 1 प्लस 4/5। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? प्लस 4/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर 1080 आ जाता है। देखिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।
तरीका समझे कि नहीं, ये 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई। ये फॉल हुआ, इसके बाद 4/5 ऊपर गया, 4/5 नीचे आया, फिर 4/5 ऊपर गया, 4/5 नीचे आया, फिर 4/5 ऊपर गया, 4/5 नीचे आया। ऐसे सिचुएशन चल रही है, दिख रहा है कि नहीं सबको। तो हर बार पहली डिस्टेंस के बाद हर बार हर जो डिस्टेंस है वो कितनी बार काउंट होगी, 2 बार। वही सब ऐड कर देंगे, उठा के आंसर आ जाएगा। सही है ना भाई। एचपी के बारे में हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि अगर सारे टर्म्स एचपी में हैं तो उनका रेसिप्रोकल किसमें होगा, एपी में। बस मतलब T1 T2 से लेके अगर Tn एचपी में है तो इसको डील करने का एक ही तरीका है कि इसका रेसिप्रोकल किसमें होगा, डॉट 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 1/Tn। ये हमेशा किसमें होगा, एपी में। दैट्स इट। एचपी का कॉन्सेप्ट ही इतना है, एचपी का कॉन्सेप्ट ही इतना है। अब एचपी का कैसा भी क्वेश्चन आप, उनका रेसिप्रोकल हमेशा किसमें होगा भाई, एपी में। अब इसके हिसाब से जहां जैसा एनालिसिस होगा वो हम यूज करके अपना काम कर लेंगे। एक रिजल्ट जो एचपी का इंपॉर्टेंट है, जो कई जगह यूज हो जाता है, वो ये है कि अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये सारे टर्म्स एचपी में हैं तो दो दो टर्म का अगर हम प्रोडक्ट लें, यानी A1 A2 A2 A3 एंड सो ऑन AN-1 AN, तो वो n-1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पर बेस एक दो बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अगर ये सारे टर्म्स एचपी में हैं तो दो दो टर्म का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, सही है, तो वो हमेशा A1 AN के बराबर होता है। क्लियर है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इस प्रूफ को थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। वो ये है कि भाई अगर ये सारे टर्म्स एचपी में हैं तो ऑब्वियसली अगर A1 A2 से लेके AN ये सारे टर्म्स एचपी में हैं तो इनका रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 से लेके 1/AN ये सब किस में आ जाएगा, एपी में। अगर ये एपी में आएगा तो मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 1/A2 माइनस 1/A1 1/A3 माइनस 1/A2 से लेके 1/AN माइनस 1/AN-1 ये डी होगा। अगर ये डी होगा तो हम कह सकते हैं कि A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2 A2 माइनस A3 अपॉन A2 A3 से लेके AN-1 माइनस AN अपॉन AN-1 ये D के बराबर होगा। दिख रहा है कि नहीं। अब हमें जो सम चाहिए वो क्या है, A1 A2 प्लस A2 A3 से लेके दो दो का प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, A1 माइनस A2 A2 माइनस A3 एंड सो ऑन AN-1 माइनस AN और होल डिवाइडेड बाई डी है। अल्टरनेट सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट, क्या बचा A1 माइनस AN बाई डी। सही है। अब हमको ये भी तो पता ही है ना कि 1/AN जो है वो 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/AN माइनस 1/AN जो है वो n-1 इंटू डी के बराबर होगा। जैसे ही ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे तो A1 माइनस AN अपॉन A1 माइनस AN, सही है ना, और इंटू n-1 A1 AN आ जाएगा। यही कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट हमारे सामने क्या आ गया, A1 AN और साथ में n-1। तो ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट डायरेक्ट कई बार कई जगह यूज हुआ है, तो आप सीधा उसका आंसर क्या लिख देंगे, n-1 AN AN। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट ईयर का ही, साथ लास्ट टू लास्ट ईयर का, कि A1 A2 A3 डॉट 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 A20 इन HP फाइंड लैम्डा इफ A1 A2 A2 A3 डॉट 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 A19 A20 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A1 A20। सीधे आपका आंसर क्या आएगा लैम्डा का, बोलिए, 20 माइनस 1 दैट इज 19। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। सर थोड़ा स्क्रीन
बस, तो इससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं, सीधा आप आंसर लिख देंगे। कॉन्सेप्ट एचपी का वही सिंपल सा है कि अगर सारे टर्म्स एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल एपी में है, रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो टर्म्स एचपी में है। अब एपी में चूंकि टर्म्स आ जाएंगे तो यहाँ से हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल ही लेंगे माइनस करके, तो एपी का कोई भी टर्म निकालना है वो तो निकाल लेंगे, उसी का रेसिप्रोकल करके एचपी का टर्म निकाल दिया करेंगे हर बार, तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। सही है भाई, तो ये बात हो गई। अच्छा, एचपी में जो प्रॉपर्टीज वाइज अगर हम देखें रिजल्ट, तो एचपी में प्रॉपर्टीज वाइज एक एक रिजल्ट तो मैंने अभी ऊपर लिखवाया। एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि अगर 3 नंबर आप ले ले ए बी सी और उनको कह दें कि वो एचपी में है, तो ऑब्वियसली भाई कॉन्सेप्ट वाइज क्या होगा कि 1/a 1/b 1/c एपी में होगा। ये तो आप जनरली यूज करते ही हैं, यानी कि 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b होगा, ये भी आप यूज करते हैं। यानी कि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c होगा, ये भी आप यूज करते हैं। इसका मतलब अगर b की वैल्यू देखें तो 2ac अपॉन a प्लस c होगी, ये है। तो अल्टीमेटली इसमें भी बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट वही लगाया आपने क्या, कि अगर टर्म्स किस में है भाई, एचपी में है, तो उनका रेसिप्रोकल एपी में होगा। बाकी सारे रिजल्ट रेसिप्रोकल वाले ही हैं कि 1/b माइनस 1/a इक्वल टू दिस, या 2/b इक्वल टू 1/, या b की वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस c के बराबर हो जाएगी। तो अगर 3 नंबर एचपी में है तो इन तीनों में से जो रिजल्ट होगा वो आप यूजली यूज कर लेंगे, या ये तीनों में से कोई भी रिजल्ट आपको दिख रहा होगा तो उसके रेसिप्रोकल से आप एचपी में टर्म्स है ये चीज बता सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हो, देखिए एचपी में जब भी टर्म्स की बात होगी तो उसका रेसिप्रोकल का टर्म्स एपी में हो जाएगा। तो अगर मैं यही कहूं फॉर रेसिप्रोकल एपी की बात करूं, सही है ना, तो इसका मतलब उस एपी का अगर मैं 10th टर्म बोलूं तो वो 29/2 होगा, उसी एपी का अगर मैं 14 टर्म बोलूं तो 41/2 होगा, और उसी एपी का nth टर्म आप निकाल लो, बाद में इसी को रेसिप्रोकल करके आप अपना फाइनल आंसर एचपी में दे देना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एपी के केस में तो आपने पढ़ा है ना, T14 माइनस T10/4 इज इक्वल टू Tn माइनस T14 बाई n माइनस 14, ये समझ रहे हो कि नहीं। एपी के केस में तो आपने लिखना सीखा है ना, अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, रख दो। तो 41 माइनस 29, तो शायद 12/2 6 आ रहा है क्या ये, देखो Yes, sir. 30 12 6 6 6/4 इज इक्वल टू Tn माइनस 41/2 अपॉन n माइनस 14, बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Tn माइनस 41/2 कितना आ जाएगा, 3/2 n माइनस 14। यहाँ से Tn जरा मुझे बताना कितना आ रहा है, देखो भाई सही लिख रहा हूँ मैं। 2/3 n minus 1 आएगा nth term of HP. क्या आ रहा है बेटा, 2/3 n minus 1. 2/3 n-1। देखिए भाई ये बता रहे हैं, तो ये Tn जो आ गया वो आ गया 3n-1/2, तो nth टर्म HP का क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो बस सेम एनालिसिस Sir. करके एपी का एनालिसिस कर लो, एपी में जो टर्म चाहिए वो निकाल लो, और उसी का रेसिप्रोकल करके एचपी का एनालिसिस कर लेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। पहला देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स एक्स कैंसिल, 15yz प्लस 5xz प्लस 3xy, देख लो आराम से। अच्छा, अब अगर आप पूरी क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सब एक ही तरफ ले आओ, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 इंटू, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, 5z इंटू 3y, 2 इंटू 5z इंटू x,
और -2 इंटू कितना 3y इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर आप एक एक्स स्क्वायर लो, एक वाई स्क्वायर लो और एक वाई जेड ले लो, फिर ऐसे ही एक एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर और एक्स जेड ले लो, ऐसे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड ले लो, तो क्या ये x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 3y माइनस 5z का होल स्क्वायर और 5z माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है। तीन स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? जब तीनों स्क्वायर इंडिविजुअली किसके बराबर हो? 0 के। अदरवाइज तो तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 होगा नहीं। तो इसका मतलब x माइनस 3y 0, 3y माइनस 5z 0 और 5z माइनस x 0। इसका मतलब x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z हुआ। मान लो ये k के बराबर हुआ, तो x किसके बराबर आया? k। y किसके बराबर आया? k बाई 3 और z किसके बराबर आया? k बाई 5। तो यानी कि 1/x 1/y 1/z ये AP में आ रहा है। तो इसका मतलब XYZ किस में आ रहा है भाई? HP में। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बताओ, बोलिए। तो पहला आंसर क्या हो गया? HP। क्यों HP हुआ? ये बात दिखी सबको कि नहीं? बोलो। अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? वैसे हम इसमें ये भी यूज कर सकते थे, अगर कहीं दिया हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। हमने यही यूज किया है। समझ में आया कि नहीं? और फिर तीन स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो तीनों इक्वल हो, अदरवाइज वो सम कभी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा हमेशा। ये है पहले क्वेश्चन का तरीका। क्या ये तरीका सबको समझ में आया भाई? दिख रही है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, a स्क्वायर p स्क्वायर 2abp और b स्क्वायर, कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिखा? b स्क्वायर p स्क्वायर एक साथ ले लो और 2bcp एक साथ ले लो और c स्क्वायर, ऐसे ही c स्क्वायर p स्क्वायर 2cdp और d स्क्वायर एक साथ ले लो। दिखा कि नहीं? सर ये लिखा जीपी हुआ, आएगा। हाँ ये लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, a स्क्वायर p स्क्वायर 2abp और b स्क्वायर, ऐसे अगली बार देखो बी स्क्वायर माइनस 2bcp और c स्क्वायर, ऐसे अगली बार देखोगे c स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2cdp और d स्क्वायर, ये लेस देन 0 है कि नहीं है? अब ये लिखा हुआ है AP माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है BP माइनस सी का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है CP माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन 0। अभी मैंने बताया ना, तीन स्क्वायर का सम निगेटिव तो हो नहीं सकता, हार्डली 0 के बराबर हो सकता है, और ऐसा सिर्फ तभी के होगा, इसका मतलब AP माइनस बी का होल स्क्वायर, BP माइनस सी का होल स्क्वायर और CP माइनस डी का होल स्क्वायर क्या होगा? 0। और ये 0 तब होगा जब AP B के बराबर होगा, BP C के बराबर होगा और CP D के बराबर होगा। इसका मतलब B बाई ए C बाई बी और D बाई सी सब P के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? A B C D सब किस में होगा? GP में। क्या ये बात समझ में आई कि GP में ही होगा? Yes. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना सही है। मीन्स का मतलब हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन्स की, हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स की, हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। हम अब इसकी बात करने जा रहे हैं। सही है। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं इसमें इंसर्टेड मीन, बाद में जनरल मीन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्टेड मीन्स से। तो इंसर्टेड मीन्स से मतलब सिंपल सा है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने कहा कि ए और बी दो नंबर हैं और उनके बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा है, A1 A2 से लेके AN, सही है, ये क्या है? एन इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स।
सही है। तो ये सारे नंबर्स किस में होंगे? एपी में। अगर हम एन इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं ए और बी दो नंबर्स के बीच में, सही है, ए और बी दो नंबर हमें दिए और उनके बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा है, तो इसका मतलब ये पूरी सीरीज किस में होगी? एपी में। अब अगर ये पूरी सीरीज एपी में होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? पहला रिजल्ट जो यूज होता है वो इसका कॉमन डिफरेंस, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होता है, सही है। और जो इसका केथ इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन होता है उसकी वैल्यू होती है ए प्लस के इंटू डी, सही है ना। यानी कि ए प्लस के मतलब बी माइनस ए के बाई एन प्लस वन। यानी जो अगर हम इंसर्टेड केथ मीन की बात करें तो ए के साथ आता है एन प्लस वन माइनस के, बी के साथ आता है के और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। बस यही दो रिजल्ट लग जाते हैं। जहां हमें जैसी सिचुएशन की जरूरत होगी हम वहां वो काम कर लेंगे, सही है ना। अगर हमें इंसर्टेड मीन चाहिए होगा तो ए प्लस के इंटू डी लगा देंगे, जहां पे वो कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो क्या होगा? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बस इससे ज्यादा इंसर्टेड मीन में यूज नहीं होती चीजें। अच्छा, एक रिजल्ट इसमें और हो जाता है कि जितने भी मीन अगर आपने इंसर्ट कराए और सबका सम ऑफ ऑल इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स, तो वो सम होता है n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स। ये हो गया n जितने इंसर्टेड मीन हुए और उसका सम। ये दूसरा रिजल्ट है जो आप यूज करते हैं, सही है ना। अच्छा, ये रिजल्ट यूज करने का देखो सिंपल तरीका है। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए था? a1 प्लस a2 से लेके an तक का सम चाहिए था, तो ये सम n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा। अच्छा, चूंकि ये सारे नंबर्स किस में है? एपी में है, ये तो आप मुझसे बता ही रहे हैं और आपने पढ़ा अगर एपी में है तो a1 प्लस an वही होगा जो a प्लस बी होगा। ऑब्वियसली सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म तो सेम होगा ना, तो इधर से पहला और इधर से पहला टर्म a प्लस बी, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा टर्म an प्लस an। यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। जैसे रखोगे तो ये n बाई टू ए प्लस बी के बराबर आएगा। इसी को n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी लिख सकते हो कि नहीं? तो सारे इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स का सम n इंटू ए प्लस बी बाई टू होता है। कोई भी केथ मीन आपको निकालना हो तो उसका रिजल्ट ये हो गया, दैट इज ए प्लस के इंटू डी। और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ये होता है, दैट इज बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन का मतलब अगर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए तो सारे नंबर्स किस में होंगे? एपी। क्लियर है? बोलिए भाई, समझ गए? अब ये रिजल्ट थोड़ा सा यूज हो जाता है अगर ए और बी दो नंबर हैं और उसके बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए a1 एंड a2। मतलब ये रिजल्ट एक दो बार इस पर बेस क्वेश्चन एक दो बार डायरेक्ट यूज हो गया है। तो जो a1 की वैल्यू होती है, सही है ना, अगर हमें a1 की वैल्यू तो वो होती है 2a प्लस बी बाई थ्री, और जो a2 की वैल्यू होती है वो होती है a प्लस टू बी बाई थ्री। सेम। जब भी मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है भाई। अगर आप यहाँ से देखोगे इन तो ये सारे नंबर्स एपी में होंगे। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ लूँ तो आप इसका कॉमन डिफरेंस मुझे क्या बताओगे? बी माइनस ए बाई थ्री, क्योंकि दो ही मीन आपने इंसर्ट कराए है कि नहीं। तो जो पहला मीन होगा वो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए बाई थ्री, और जो दूसरा मीन होगा वो क्या होगा? ए प्लस टू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाई थ्री। सॉल्व कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा जो लिखा। समझ गए कि नहीं भाई? अच्छा, अब हम बात करते हैं इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन की। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? तो जैसे अर्थमेटिक मीन में आपने मीन्स इंसर्ट कराए तो सारे नंबर्स क्या आ गए? एपी में आ गए। ऐसे अगर आपको दो नंबर ए और बी दिए हैं और उनके बीच में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराए तो अब सारे नंबर्स किस में हो जाएंगे भाई? जीपी में। ये कॉन्सेप्ट हुआ और ये एन इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन होगा। समझ में आया? तो एन इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन अगर आप इंसर्ट करा रहे हैं दो नंबर्स के बीच में तो सारे नंबर्स किस में होंगे?
जीपी में। जैसे दो नंबर्स के बीच में अगर आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए, सारे नंबर्स एपी में थे, तो अभी सारे नंबर जीपी में आ गए। अच्छा, अगर ये सारे नंबर जीपी में होंगे तो ऑब्वियसली जीपी का क्या होगा, कॉमन रेशियो। तो वही जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, वो आर होगा। वो हो जाएगा बी बाई ए की पावर 1/n+1। और कोई भी kth इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, यानी कि जी के, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ए आर की पावर के। समझ गए कि नहीं, ए आर भाई, ये वाला टर्म क्या होगा, ए इंटू आर, ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ए आर की पावर के हो जाएगा। जैसे आप आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो जी ऑफ के की वैल्यू हो जाती है ए की पावर n+1 माइनस के, बी की पावर के, और पूरे की पावर 1/n+1। ये कोई भी इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन आएगा जी के, कोई भी इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन की ये वैल्यू आएगी, यानी कि जी के इक्वल टू ए आर की पावर के, जहाँ पे आर का मतलब क्या होगा, बी बाई ए की पावर n-n+1। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन्स। अच्छा, इसमें जो एक रिजल्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन्स। जितने भी इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी की पावर n/2 के बराबर। मतलब जितने भी इंसर्टेड G1 G2 से लेके Gn का आप प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो होता है ए बी की पावर n/2 के बराबर। वही सेम सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो वही सम से आप निकाल सकते हैं, सेम चीज। तो ज्योमेट्रिक मीन में बस इतना ही, इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन में कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर n ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट कराए तो सारे नंबर जीपी में होंगे, पहली चीज। जीपी में होंगे तो उसका कॉमन रेशियो आप निकाल लेंगे। एक बार कॉमन रेशियो आ गया तो कोई भी ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ये चीज होगी। अच्छा, इसमें भी वही, अगर मैं दो नंबर ए और बी ले लूँ, है ना, अगर मैं दो नंबर ए और बी ले लूँ और उसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराऊं, टू इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो दो दो इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन G1 एंड G2 हुए दो नंबर ए और बी के बीच में, सही है। तो G1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर बी की पावर 1/3 आएगी, और G2 की वैल्यू देखोगे तो ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 आएगी, सेम सिमेट्रिसिटी के साथ, सही है ना। क्यों ऐसा होगा तो बताने की जरूरत मुझे होगी नहीं। क्यों, अगर आप इसका कॉमन रेशियो देखोगे तो बी बाई ए की पावर 1/3, क्योंकि दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराए गए, सही है। अब G1 की वैल्यू अगर लिखोगे तो ए बी बाई ए की पावर 1/3, और G2 की वैल्यू अगर लिखोगे तो ए बी बाई ए की पावर 2/3। इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे, जो ऊपर आंसर लिखा है वही आ जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं इंसर्टेड हार्मोनिक मीन की, सही है। तो ऑब्वियसली जैसे दो नंबर्स के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए n, तो सारे नंबर्स एचपी में। अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए तो सारे नंबर जीपी में। तो अगर दो नंबर्स के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए जाएंगे तो वो n हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट तभी ले पाएंगे जब वो सारे नंबर्स किस में होंगे, एचपी में। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर ये सारे नंबर्स एचपी में होंगे तो इनका रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा भाई, एन इंसर्टेड, यानी कि सारे नंबर्स एचपी में है बिटवीन टू गिवन नंबर्स, सही है। तो ऑब्वियसली अब अगर ये सारे नंबर्स एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/a 1/h1 1/s2 से लेके 1/hn एंड 1/b, ये सारे नंबर्स किस में आ गए भाई, एपी में आ गए। तो अब ये इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन ऐसी चीज हो गई, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं कहूँ इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आपने अभी सीखा है 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1।
सही है। यहीं से मैं आपसे कहूं कि kth इंसर्टेड हार्मोनिक मीन की अगर मैं बात करूं तो 1/hk की अगर मैं बात करूं तो 1/a प्लस डी होगा, जो डी आप यहाँ से निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर इसी को सॉल्व करोगे तो 1/a प्लस के इंटू डी होगा, 1/a प्लस के इंटू 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1 होगा। इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो जो एच के की वैल्यू निकल के आती है वो आती है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस के बाई ए प्लस के बाई बी के बराबर। ये हो गया हार्मोनिक मीन एच के जो इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक। अच्छा, क्योंकि एपी के केस में आपने पढ़ा है ना कि सारे रेसिप्रोकल का अगर आप सम निकालो, मतलब सारे इंसर्टेड मीन के रेसिप्रोकल का सम निकालो, यानी कि 1/h1 1/s2 से लेके 1/hn का सम निकालो। तो ये तो सारे इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन हो गए ना एक तरीके से, क्योंकि सारे नंबर्स एपी में आ रहे हैं। तो इनका सम क्या होगा, n टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b/2, n टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b/2 हो गया। दिख रहा है कि नहीं बताओ भाई, n/10 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b/2। तो ये सारे रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। बस इससे ज्यादा इसमें यूज नहीं होगा। तो दो रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। डी वाला रिजल्ट तो वही भाई, इसमें रिजल्ट तो वैसे अगर देखोगे तो अगर आपको एचपी डील करना है तो एपी डील करना सीख गए तो एचपी अपने आप डील होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल एपी में आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट सारा हमने वहीं से सोचा है भाई। अगर हम ऐसे देखें, ये सारे इंसर्टेड हार्मोनिक मीन थे तो उनका रेसिप्रोकल किसमें हो गया था, एपी में। तो बस उसी रेसिप्रोकल को ही हमने डील कर लिया है। समझ में आया कि नहीं? तो वहीं से हमने पूरा रिजल्ट एनालिसिस कर दिया है और सिंप्लीफाई करके हमने अपना काम खत्म किया और ये सारा रिजल्ट बना दिया। तो अभी इंसर्टेड हार्मोनिक मीन की बात हो गई खत्म। क्या ये बात यहाँ तक सबको समझ में? अच्छा, अगर वही मैं टू मीन्स की बात करूं, मतलब ए और बी दो हैं, H1 और H2 और B, सही है। टू इंसर्टेड हार्मोनिक मीन्स हैं इस बार। तो जो H1 की वैल्यू होती है वो होती है तो 3AB अपॉन कितना 2B प्लस ए, और जो H2 की वैल्यू होती है वो होती है 3AB अपॉन ए प्लस 2B। इसका यूज एक्चुअली हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। दो इंसर्टेड हार्मोनिक मीन्स की अगर हम बात करें तो ये सेम लॉजिक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 1/a 1/h1 1/s2 1/b ये सारे नंबर एपी में आ जाएंगे। यहाँ से अगर इसका आप डी देखेंगे तो 1/b माइनस 1/a बाई कितना आ जाएगा 3। अब अगर आप 1/h1 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/a/3। इसी को अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b प्लस a अपॉन 3ab। इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 3ab अपॉन 2b प्लस a, सेम एज S2 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 3ab अपॉन a प्लस 2b। सेम लॉजिक आपने लगा दिया, वही सेम एनालिसिस के आंसर आइए। तो ये रिजल्ट एक्चुअल में यूज हो जाता है, इसलिए मैंने दो वाले रिजल्ट आपको अलग से बता दिए, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि रिजल्ट यूज हो जाते हैं बस इस वजह से। तो है कि इसमें ए और डी सब कुछ निकालते रहें, या फिर सीधे फोर्थ अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है ना कि a इंटू एन प्लस 1 माइनस के प्लस के इंटू बी, के अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट हमने पढ़ा है ना बाई n+1, जहाँ पे के मीन की लोकेशन हो गई, ए और बी इंसर्टेड नंबर हो गए जिनके बीच में मीन इंसर्ट कराए गए, एन टोटल नंबर ऑफ मीन हो गए। तो अगर इसकी बात करो तो ए कितना है 1, बी कितना है 9/2, एन कितना है 6 और के कितना दिया है 4। तो ए 4 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे हाँ है ना। तो 6 + 1 - 4 प्लस 9/2 इंटू
कितना 4 और होल डिवाइडेड बाई 6 + 1, तो यहाँ से A4 निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है 9 और 80 27/7 आ रहा है क्या? देखो बोलो। नहीं 21/7 3 आ रहा है। 20 आ रहा है। 3 आ रहा है। चलिए अगला वाला करिए। सेकंड तरीका समझ गए? आप डी वाले से भी कर सकते थे, बात वही है। ये रिजल्ट अगर आपके दिमाग में है तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। अच्छा ये रिजल्ट दिमाग में रखना एक्चुअली आसान चीज है। क्यों? क्योंकि सब में सिमेट्रिसिटी है। वो सिमेट्रिसिटी एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे अगर आप kth इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा ये पूरा डिस्कशन इंसर्टेड मीन्स का है। दो नंबर्स के बीच में मीन इंसर्ट कराए गए। अगर वो एपी में है तो वो अर्थमेटिक मीन है, अगर वो जीपी में है तो वो ज्योमेट्रिक मीन है, अगर वो एचपी में है तो अर्थमेटिक मीन है, सॉरी हार्मोनिक मीन है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। kth मीन क्या हुआ? a में n+1 माइनस के, b में k मल्टीप्लाई हो रहा है और बाई n+1 हो रहा है। जैसे ही आप जीपी में बात करेंगे तो a की पावर में n+1 माइनस के है, b की पावर में k है और पूरे की पावर 1/n+1 है। जैसे आप हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं तो n+1/1/a के साथ क्या है? n+1 माइनस के, और 1/b के साथ क्या है? k। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो ये ध्यान रखना है आपको। मतलब क्या ध्यान रखने के लिए मैंने कहा आपसे? मैंने ये कहा कि अगर a और b दो नंबर हैं, सही है, और उनके बीच में आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए a1 a2 an, फिर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज kth मीन, तो आपका आंसर होगा a इंटू n+1 माइनस के b इंटू के बाई n+1। चाहिए ना? अगर यहीं पे मैं g1 g2 से लेके gn एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराऊं, फिर आप इसके b की पावर k और पूरे की पावर 1/n+1। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहीं पे अगर मैं h1 h2 से लेके hn ये इंसर्ट कराऊं तो आपका जो kth हार्मोनिक मीन होगा वो होगा n+1/n+1 माइनस के बाई a और k बाई b। बस इसी को सॉल्व करना सीख जाइए, बाकी तो ओके। समझ गए कि नहीं? तो क्या चीज है? दो फिक्स नंबर हैं a और b, उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराएगा तो kth मीन क्या होगा, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराएगा तो क्या होगा, n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराएगा तो क्या होगा। ये टेबल है जो आपको ध्यान रखनी है बस। बाकी डी आर और वो तो अलग चीज है ही, वो तो आप आराम से निकाल ही लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बस ये चीज आपके दिमाग में है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा इसका सॉल्व करिए। भाई दो नंबर ए और बी हैं, उनका सम दिया हुआ है, तो a प्लस बी जो है वो 13/6 है। अब कह रहा है इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन उसमें इंसर्ट कराए गए। मान लेते हैं 2n मीन्स इंसर्ट कराए गए, सही है ना, और वो सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं, ठीक है ना। ओके, फिर कह रहा है कि अच्छा उनका जो सम होता है, आपने पढ़ा है ना कि a1 a2 से लेके जो 2n मीन्स का सम होता है वो सम किसके बराबर होता है? 2n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ये सम उनके नंबर्स में 1 ऐड करने से आ जाता है, ऐसा दिया हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बताइए। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। यानी n इंटू 13/6 इज इक्वल टू 2n+1 दिया हुआ है। यहाँ से देखो 13n इज इक्वल टू 12n + 6, n की वैल्यू 6 आ गई, तो नंबर ऑफ मीन्स कितने हो गए? 12। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया था, नहीं आया था? बताइए। क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई जो लोग सॉल्व कर रहे थे कि नहीं? सर बस उसी को सॉल्व करना है। तो भाई दो नंबर ये रहे, क्या क्या, 1 और 31, उन्हीं के बीच में नंबर्स इंसर्ट कराए गए।
तक इतना टाइम कैसे लगता है यार? भाई दो नंबर ये रहे 1 और 31, ए और बी यहीं से मिल गए, और अगर m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं तो उसका जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो 30/m+1 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a7/am-1 की बात करेंगे तो 1 + 30/m+1 इंटू 7 ये हो जाएगा, और 1 + 30m-1/m+1 ये हो जाएगा। यही रेशियो हमें क्या दिया हुआ है 5/9, इसी को सॉल्व करना था। बोलिए भाई, ये क्वेश्चन सबने लिख ली थी क्या? इसी को सॉल्व करके m की वैल्यू बता। याद आया? kth मीन वाला बस रिजल्ट यूज कर लेना था, या तो आप डायरेक्ट d ना निकालते, सीधा kth वाला कॉन्सेप्ट ही लगा देते, वो भी अपनी जगह सही तरीका है, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम है ना। नहीं तो एक एक के लिए आपने क्या सीखा है 1 + k × d, तो बस अगर 7 है तो 7d, m-1 है तो m-1d, सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से हम सॉल्व करेंगे, 14 आंसर आ गया। मतलब अगर हमसे ये कहा जाए अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 a2 a3 ... an, तो वो वैल्यू होती है सबका सम बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहीं से हमसे कहा जाए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 a2 से लेके an, ये होता है सारे नंबर्स का प्रोडक्ट और उसकी पावर 1/n। यही हमसे कहा जाए हार्मोनिक मीन अगर निकालना हो किसका, a1 a2 से लेके an का, तो वो रिजल्ट होता है n अपॉन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, 1/a1 1/a2 से लेके 1/an। ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारे सामने n नंबर्स हैं और हमें उसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका तरीका ये हो गया। n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन मतलब सारे नंबर्स को ऐड करो और टोटल n से डिवाइड कर दो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब सारे नंबर्स का प्रोडक्ट लो और पावर 1/n कर दो। हार्मोनिक मीन मतलब सारे n अपॉन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम। तो ये जनरल थॉट हो गया n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं फॉर 2 नंबर्स, ठीक है, a एंड b की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जिसे हम कैपिटल A कह देते हैं, तो हो जाएगा a + b/2। उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जिसे हम कैपिटल G कह देते हैं, तो हो जाएगा √/ab। और उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, जिसे हम कैपिटल H कह देते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो के वो रिजल्ट आ जाएगा 2ab अपॉन a + b के बराबर। समझ में है? तो ये फॉर 2 नंबर्स हो गया। तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये होता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट, अगर इस मीन्स को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर a × h करो तो वो a + b/2 × 2ab अपॉन a + b आ रहा है, तो वो ab के बराबर आएगा, जिसे आप g² कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अर्थमेटिक मीन a, ज्योमेट्रिक मीन g and harmonic mean h for 2 given numbers, ठीक है, आर इन, फॉर 2 गिवन नंबर्स के लिए वो किसमें होगा, जीपी में। तो अगर 2 गिवन नंबर्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप देख रहे हैं तो वो हमेशा किसमें आ जाता है, जीपी में आ जाता है। समझ में है? तो 2 गिवन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप देख रहे हैं फॉर 2 गिवन नंबर्स, तो वो हमेशा किसमें होगा भाई, जीपी में, क्योंकि तभी तो a × h किसके बराबर आ रहा है, g²। बट याद रखिएगा 2 गिवन नंबर्स के साथ ही ऐसा होता है, अगर 2 गिवन नंबर a और b हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किसमें होता है, जीपी में। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें और सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज हो जाता है,
वो ये है कि सपोज जैसे ये हो कि इफ A and G are arithmetic mean and geometric mean for two given numbers, ठीक है, then numbers are, अगर दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है तो नंबर्स होते हैं a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर दो गिवन नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है तो नंबर्स हमेशा ये होते हैं, एक नंबर प्लस साइन लेके निकल आएगा, एक नंबर माइनस साइन लेके निकल आएगा। ये इसी वजह से है क्योंकि तीनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन किसमें हो जाता है, जीपी में। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने ये रिजल्ट निकाला है कि अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है दो नंबर्स के लिए केवल, तो वो दो नंबर्स क्या होते हैं, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है या ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फॉर टू नंबर्स आप हमेशा यही सेम काम करेंगे और दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल के आप एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है भाई? ये सारी सीरीज किसमें है भाई? एपी में दिखा तो A1 A4 और A10 ये है। ये टर्म आपको कितना दिया हुआ है 2, ये टर्म कितना दिया हुआ है 3, ये आपको निकालना है। तो आपने पढ़ा है ना A4 माइनस A1 बाई 3 इक्वल टू A10 माइनस A4 बाई 6। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ, बोलिए, बस यहीं से सॉल्व कर दो। तो A4 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू A10 तो 3 दिया हुआ ना, 3 माइनस A4, और A4 को आप इधर ले आओ तो 2 और 3, 3A4 इज इक्वल टू 7 आएगा क्या? देखो ये A4 की वैल्यू शायद 7/3 आ रही है, देखिए जरा चेक करिए। यस सर। यस सर, यही आ रही है। ए और डी नहीं लगाना था, ये शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट मैंने सिखाया है आपको, दिखा क्या सबको? अच्छा, यहीं पे ये सारे टर्म्स किस में दिए हुए हैं, एचपी में दिए हुए हैं, तो इनका रेसिप्रोकल कर लो, है कि नहीं? तो 1/h1 एक टर्म हो गया, 1/h7 एक टर्म हो गया और 1/h10 एक टर्म हो गया। तो ये कितना दिया हुआ है 1/2, और ये कितना दिया हुआ है आपको 1/3। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, तो 1/h7 माइनस 1/h1 बाई 6 और 1/h10 माइनस 1 बाई कितना h7 कर दें तो ये 3 आ जाएगा ना। देखो भाई जल्दी ध्यान से, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/h7 माइनस 1/h1 की जगह क्या रख दोगे 1/2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2 टाइम्स 1/3 माइनस 1/h7, तो अब ये उठ के इधर जाएगा तो 3/h7, अब ये कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 1/2, तो 7/6 आ रहा है क्या? देखो तो S7 की वैल्यू कितनी आ गई 18/7 आ रही है क्या? हाँ या ना? हमें क्या चाहिए A4 इंटू A7 चाहिए, तो यहीं से 18/7 इंटू 7/3 करेंगे, आंसर क्या 6 आ रहा है कोई ऑप्शन? बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं कैलकुलेशन? अरे हाँ या ना? कैलकुलेशन समझ में आया कैसे रिड्यूस किया, बताओ भाई। यस सर, आ गया। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा कि आप अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस